हेलो। नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी तैयार होंगे। क्लास में मौजूद छात्र हैं अरुण हैं, वीरेंद्र हैं, शुभ्राता हैं, दीपक हैं, अजय हैं, प्रवीण चौधरी हैं, ठीक है, रवि रंजन कुमार हैं, राज सक्सेना हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सबका भाई जी। और मसला ये हुआ था कि आज ना हमारे यहाँ इंटरनेट का इशू चल रहा है। इंटरनेट का इशू चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया था। सुबह वाली क्लास भी लेट हो गई थी। ठीक है, तो अभी वो वाली क्लास भी पहले मैंने ज्यादा देर तक कराई और अब मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप टेंशन मत लेना, मैं इस क्लास को 11:15 बजे तक लूंगा आराम से, ताकि आपको समस्या ना आए। तो आज है ना, हम एक बेहद विशेष टॉपिक स्टार्ट करने का मेरा विचार है कि मैं एक बहुत क्लासिक टॉपिक आप लोगों के लिए स्टार्ट करूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपके सभी चीजें हो चुकी हैं मेजरली। अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका कवर हो चुका है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका पूरा हो चुका है। मैं बताता हूं, देखो ज्योग्राफी के तीन हिस्से हैं। अगर एक तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के तीन हिस्से आपके बनते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। या फिर अगर मैं ज्योग्राफी के हिस्सों की बात करूं तो वो तीन हिस्से बनते हैं। अगर मैं जियोग्राफी की बात करता हूं तो बच्चे जियोग्राफी के हिस्से बनते हैं तीन, मतलब भूगोल की बात यहां पर की जा रही है। तो भूगोल के हमारे तीन हिस्से बनते हैं, राइट। इसके तीन पार्ट्स हैं। अब तीन पार्ट्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी बढ़ा देते हैं। ठीक है हिमांशु जाट। तो कई बार क्या करते हैं कि बहुत सारे टीचर, इवेंचुअली मैं भी बहुत बार करता था पहले, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही मैं फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा देता था। तो ये वर्ल्ड जियोग्राफी है आपका, राइट। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आपका आता है बच्चे फिजिकल ज्योग्राफी। एक तरीके से देखा जाए फिजिकल ज्योग्राफी होता है, फिजिकल जियोग्राफी होता है, देन आपका इंडियन ज्योग्राफी होता है, देन आपका इंडियन ज्योग्राफी होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आता है, जैसे सोलर आ गया, राइट। सोलर आ गया, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ आ गए, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ आ गए। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, अर्थ के मूवमेंट्स कैसे होते हैं, है ना, ये चीज हो गया। या फिर इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर आ गया, एनवायरमेंट आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आ गया, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ आ गया, मूवमेंट आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, एनवायरमेंट आ गया, ये सब चीज आती है। एनवायरमेंट आ गया। तो अब मुझे बताओ कि मैं भाई साहब यहां भारतीय भूगोल शुरू करूं या फिर आपकी भौतिक ज्योग्राफी शुरू करूं। ये दोनों टॉपिकों में से जो भी टॉपिक आप बोलोगे मैं वही वाला टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो फटाफट बताइए कौन सा टॉपिक आपका यहां पर स्टार्ट किया जाए। जो भी टॉपिक आप बोलेंगे मैं वो वाला स्टार्ट कर दूंगा। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी भी फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है, इसी में क्लाइमेटोलॉजी है। बट आपको क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़नी, बात समझो। आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ना है, नॉट क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी थोड़ी पढ़ोगे आप। ठीक है इसको पूरा होने में कितने दिन लगते हैं, इसको पूरा होने में 1 वीक लगता है, 1 वीक में खत्म हो जाता है कंप्लीटली। इसको पूरा होने में कितने लगते हैं, इसको पूरा होने में 15 to 20 डेज लगते हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं। इसको मैं सोच रहा हूँ 8 डेट से स्टार्ट कराऊं, 8 डेट से स्टार्ट कराऊं इस वाले पोर्शन को, अगर आप कहें तो। ठीक है, आज मैं फिजिकल ज्योग्राफी करा दूं, सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ा देता हूं, क्या कहते हो? फिजिकल करा देता हूं क्योंकि इसमें ज्यादा वो नहीं बचता ना भाई। देखो, एक बच्चा है नवीन, एक दो बच्चे और हैं जो डिमांड कर रहे हैं इंडियन पढ़ा दो, बाकी सब तो यार फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, हिमांशु भी इंडियन कह रहे हैं। अरे हिमांशु यार, डट जा है। हम फिजिकल ज्योग्राफी शुरू करते हैं। बच्चों को एग्जैक्टली पता नहीं होता फिजिकल ज्योग्राफी कितनी जरूरी है, इसलिए वो इंपोर्टेंस नहीं समझ पाते। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, और पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं द यूनिवर्स। आज का हमारा टॉपिक द यूनिवर्स है। आज का हमारा टॉपिक है द यूनिवर्स। टुडेज टॉपिक इज यूनिवर्स। ठीक है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं फिजिकल ज्योग्राफी से। आज का हमारा टॉपिक मैंने नाम दे दिया है इसको, आज के टॉपिक का नाम है द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड आपको दिख जाएगा यहां पर, ब्रह्मांड। ठीक है, तो हम यहां किसकी बात कर रहे हैं? हम यहां ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ब्रह्मांड का डिस्कशन अब करना शुरू करते हैं। अब भाई ठीक है, उसको हम समझते हैं। देखो ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। विकास आप क्या बोल रहे हो? आप जो पढ़ाना है पढ़ाइए। क्या रे विकास, क्या बोला रे? आप, हमें पढ़ना है, ओके। थैंक यू भाई। ये मैं तो तेरे को दानव समझता था, तू तो देव मानुष निकला रे, देव मानुष। इसमें समझेंगे ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड का अध्ययन जो होता है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ऑफ यूनिवर्स is called cosmology, is called cosmology। जो ब्रह्मांड का अध्ययन है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। हिंदी इंग्लिश सेम चीज में आप इसको कॉस्मोलॉजी ही बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी इसको बोला जाता है, कॉस्मोलॉजी जी इसको कहलाते हैं। कॉस्मोलॉजी में क्या किया जाता है? सब ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। अब ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे तो वो कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। कॉस्मोस का मतलब क्या होता है? कोई आकाशीय वस्तु, कोई खगोलीय वस्तु, वो चीज कहलाती है। अब इसमें हम हर चीज के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय, आकाश गंगा यानी गैलेक्सीज, तारे यानी स्टार्स, उपग्रह यानी सैटेलाइट्स, धूमकेतु यानी मेटियोर्स, ठीक है, इन सब के बारे में हमें डिस्कशन करना होता है। इट कंसिस्ट एवरीथिंग इनसाइड द यूनिवर्स। ठीक है, तो इस स्टडी के अंदर क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट स्मॉलेस्ट एटम टू लार्जेस्ट मिल्की वे, लार्जेस्ट गैलेक्सीज। इट कंसिस्ट स्मॉलेस्ट एटम टू, ठीक है, लार्ज गैलेक्सीज। ठीक है, सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय, आकाश गंगाएं भी इसमें शामिल होती हैं। सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय, सूक्ष्म अणु से लेकर महाकाय, गैलेक्सी भी इसमें शामिल है। महाकाय, आकाश गंगाएं भी इसमें शामिल है। गंगाएं भी इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। तो हमारे दिमाग में वो पॉइंट यहां पे निकल के आ गया है कि आखिरकार ये पॉइंटर आपका क्या कहलाएगा। तो यहां पे मैंने इस चीज को आपको समझाया है कि भाई यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स की स्टडी कॉस्मोलॉजी है। कॉस्मोलॉजी में क्या क्या शामिल होता है। अच्छा, कल को अगर मैं आपके एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल उठाता हूं कि भाई आप तो यूनिवर्स का हिस्सा हो ही नहीं, तो आप बताएंगे कि सर कॉस्मोलॉजी का जब आप अध्ययन करते हैं तो उसमें मानव भी आते हैं, क्योंकि मानव भी यूनिवर्स का एक अभिन्न हिस्सा है, तो इसलिए वो भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि पूरी गैलेक्सीज के अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो पॉइंट परसेंटेज है वो 0.00000 के बराबर भी नहीं है, 0.1 के बराबर भी नहीं है हमारा एग्जिस्टेंस। हम बहुत छोटे हैं, ठीक है, इस पूरे एग्जिस्टेंस के सामने। अब वो रीजन क्या है? क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। लेकिन पॉइंट यहां पर निकल के आता है कि सर आखिरकार यह यूनिवर्स बना कैसे, आखिरकार ये यूनिवर्स बना कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिरकार हुई है तो वो हुई कैसे है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, इसके बारे में चर्चा की जाती है कि भाई यूनिवर्स आपका बना कैसे है, उसके बारे में डिस्कशन हो जाए। ओरिजिन ऑफ या फिर कह सकते हैं, हाँ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स लिखते हैं तो हमारे सामने एक पॉइंट निकल कर आता है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे हुआ, मतलब की बात यह हुई कि सर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिरकार हुई है तो हुई कैसे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, बताइए सर। एग्जैक्टली जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है,
हमारे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन थियरी होती है, आप सबको भी शायद इसके बारे में पता होगा। ठीक है, वो उस चीज को कहा जाता है बिग बैंग थियरी। उस थियरी को कहा जाता है बिग बैंग थियरी। एक थियरी है, एक थियरी आपको देखने को मिलती है। थियरी को क्या कहा जाता है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी इसको कहा जाता है। बिग बैंग थियरी इसको कहा जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, उसमें बिग बैंग थियरी है। इसको आज की डेट में, इसको महाविस्फोटक सिद्धांत को बेस्ट माना जाता है। ये पहली नंबर की थियरी है। ठीक है, इसको बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत, महाविस्फोटक सिद्धांत इसको कहा जाता है। टक सिद्धांत इसको कहा जाता है। और इसमें महाविस्फोटक सिद्धांत के अंदर ये चीज आपको क्लियरली पता लगती है कि सर ये बेस्ट है, राइट। ये करंटली मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी है। महाविस्फोटक सिद्धांत करंटली बेस्ट अडॉप्टेड है, एक्सेप्टेड है। करंटली बेस्ट एक्सेप्टेड थियरी आपकी हो जाएगी। अब पॉइंट निकल कर आता है कि सर ये थियरी किसके द्वारा दी गई। ठीक है, ये थियरी किसके द्वारा दी गई? पॉइंट सिंपल है, इसके जो प्रतिपादन है वो एबे जॉर्ज लैमेत्रे के द्वारा किया गया है। एक बेल्जियन व्यक्ति थे, बेल्जियन खगोल शास्त्री थे, जिनका नाम था एब जॉर्ज लैमेत्रे। बाई एब जॉर्ज लैमेत्रे, एब जॉर्ज लैमेत्रे, लैमेत्रे के द्वारा किया गया है। आप लिख सकते हैं एब जॉर्ज लैमेत्रे, लैमेत्रे, एब जॉर्ज लैमेत्रे, एब जॉर्ज लैमेत्रे। तो एब जॉर्ज लैमेत्रे आखिरकार फेमस क्यों हुए? क्या रीजन था एब जॉर्ज लैमेत्रे के बारे में? सर इन्होंने ही बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। इनका कहना था कि शुरुआत में संपूर्ण ब्रह्मांड एक अत्यंत सूक्ष्म कण था, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई डेंसिटी वाली स्थिति में जब वो पहुंचा, जिसको सिंगुलैरिटी कहते हैं, तो सिंगुलैरिटी स्टेज में पहुंचने के बाद एक विस्फोट हुआ, जिस चीज को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी। और उस विस्फोट के बाद आज भी ये तेजी से फैल रहा है धीरे धीरे। तो हमें ऐसा बताया जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपेंड हो रहा है। तो यूनिवर्स एक जगह रुका हुआ नहीं है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। कहा जाता है कि अब से लगभग 13.7 अरब साल पहले, 13.7 अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ था। अब बिग बैंग थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या आता है, यह बताया जाता है कि 13.7 अरब साल पहले कोई विस्फोट हुआ था। इसी में कहा जाता है 13.7 अरब साल पहले, अरब साल पहले एक विस्फोट हुआ था। पहले एक पदार्थ था जो हाई डेंसिटी पे था, हाई टेम्परेचर पर था, और वो सिंगुलैरिटी स्टेज में पहुंच गया था। पहले एक पदार्थ, पदार्थ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई डेंसिटी पर पहुंच गया था, हाई डेंसिटी पर पहुंच गया था, हाई डेंसिटी पर था। एक पदार्थ था जो हाई टेम्परेचर या हाई डेंसिटी पर था, और वही जो पदार्थ है वो सिंगुलैरिटी की स्टेज में पहुंच गया था। मतलब अब उससे ज्यादा कंप्रेशन उसका नहीं हो सकता था। वो सिंगुलैरिटी की स्टेज पे पहुंचा और वहां होता है एक धमाका। ठीक है, ठीक है। यह पदार्थ जब सिंगुलैरिटी की स्टेज में पहुंचा, यह पदार्थ जब सिंगुलैरिटी के स्टेज में पहुंचा, जब सिंगुलैरिटी की स्टेज में पहुंचा, सिंगुलैरिटी अवस्था में पहुंचा, तो धमाका हुआ। में पहुंचा तब बिग बैंग हुआ, एक महाविस्फोट हुआ। अरे राज्यपाल की दिक्कत हो गई है, एनटीपीसी में सिलेक्शन लेना तो पढ़ना तो पड़ेगा लाडले, या बिन पढ़े सिलेक्शन ले लोगे? हैं सर, मेरा कमेंट आप पढ़ते कि नहीं? अरे भाई मैं इसे पढ़ा दूं ना एक बार, जब ये कमेंट पूरी हो, ये पूरा पेज भर जाता, फिर मैं बात भी करता है। सुनो तो एक बार। अब आप इस बात का बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है, बात को ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताया कि जब वो सिंगुलरिटी अवस्था में पहुंचा तब महाविस्फोट हुआ, तब महाविस्फोट हुआ, तब होता है आपका महाविस्फोट। उस स्टेज में जाके आपका महाविस्फोट होता है। ठीक है,
याद रखना। तो कोई समस्या उसमें नहीं हुई। और वो जो महाविस्फोट था वो बहुत जरूरी था, और वो जो महाविस्फोट था वो बहुत जरूरी था। अब उसी महाविस्फोट के बारे में हम चर्चा करते हैं। कहां से हो राजपाल भाई आप? हैं? मुझे लगता था आप हरियाणा से हो, इसलिए मैंने इसी लैंग्वेज में बोल दिया था। अब बता दो कहां से हो, फिर मैं उस वाली लैंग्वेज में बोलूंगा। पंजाबी आती है यार मुझे, पंजाबी अच्छी खासी पंजाबी आती है मुझे, लिखनी भी आती है पंजाबी तो बेटे। जैसे हम अगर जैसे हिंदी में लिखूंगा तो इस तरीके से लिखते हैं हिंदी में, है ना। पंजाबी में लिखूंगा तो ऐसे नहीं लिखना, फिर ऐसे लिखना होता है, ठीक है। तो अपना ये लेवल है। अच्छा, ये चीज आप समझ गए हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बताते हैं महाविस्फोट सिद्धांत में किस तरीके से होता है, क्या चीज हुई है, और ये आखिरकार ये एक्सपेंड कैसे हुआ हो रहा है। तब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तब ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, जो आज भी निरंतर हो रहा है, आज भी हो रहा है, निरंतर हो रहा है, हो रहा है। तब विस्फोट हुआ था। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट कि उससे ज्यादा वो संघनित नहीं हो सकता, ठीक है। वो सिंगुलैरिटी होती है बच्चे। सिंगुलैरिटी का मतलब होता है कि आप उसको उससे ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, वो अपनी लीस्ट स्टेज पे पहुंच गया है, ठीक है। चलो, आज भी कंटिन्यूअसली जो हमारा ब्रह्मांड है वो बढ़ता जा रहा है, ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इस चीज को आपको ऑन द मैप दिखाना चाहूंगा, मैप नहीं कह सकते आप इस चीज को, कि मैं आपको ऑन अ पेपर दिखाना चाहूंगा। देखो, इस तरीके से आपका ये ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, और अब हो क्या रहा धीरे धीरे। ये शुरुआत में क्या था, 10⁻32 सेकंड पहले, यानी आज से 13.7 अरब साल पहले इसकी स्टेज कैसी थी सर? इसके इनिशियल एक्सपेंशन था, यहां सिंगुलैरिटी थी, उसके बाद ये बढ़ोतरी हुई, उसके बाद ये बढ़ोतरी हुई, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब मेरे बात को बहुत ध्यान से समझना, ये गैलेक्सी नहीं है, इसमें छोटे छोटे जो ये चकते से बने हुए हैं, ये छोटे छोटे चकते बच्चे, ये गैलेक्सी हैं। इस गैलेक्सी के अंदर भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। जैसे इसमें हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे, उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है। उन्हीं सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम सन का सोलर सिस्टम हमारा है। सन के कई सारे प्लेनेट हैं, उसमें से एक प्लेनेट अर्थ हमारा है, और उसी अर्थ प्लेनेट पे अपन लोग रहते हैं। उसमें भी कॉन्टिनेंट्स हैं, देश हैं, ठीक है। फिर उसमें भी राज्य हैं, उसमें जाके हम हैं। तो हम इतने छोटे कण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा अस्तित्व बहुत छोटा है, ठीक बात है। तो मेरे ख्याल से तो आप इस वाली पॉइंट को समझ पाए होंगे कि क्या चीज आपकी हो सकती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्थिति केवल एक हो, स्थिति और भी है। बहुत सारे लोगों की अलग अलग थियरी आती हैं। अब वो थियरी कैसी हैं, जैसे आपकी साम्य अवस्था स्थिर अवस्था थियरी कहते हैं, जो थॉमस गोल्ड और हरमन ब्रॉडी के द्वारा और फ्रेड हायल के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में था, और इसका विस्तार होते समय नए पदार्थ का निर्माण होता रहता है, जिससे इसका जो घनत्व है वो स्थिर बना रहता है। ये इक्विलिब्रियम थियरी है, ठीक है। वो परफेक्ट थियरी भी आती, वो तो यार कुछ कमाल की थियरी है। बट हाँ, एक सवाल आपका आ सकता है कि बिग बैंग थियरी आपकी बनी कब थी। ये पॉइंट आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई बिग बैंग थियरी के बारे में आपको पता हो, ठीक है। बिग बैंग थियरी के बारे में आपको पता हो कि भाई बिग बैंग थियरी आपकी कब आती है। ठीक है। काफी बार पूछा गया सवाल है, फ्रेडमैन के द्वारा आया है।
देखो, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जिस बच्चे ने पूछा अभी, तो याद रखना बिग बैंग थ्योरी 1922 में आते हैं, ठीक है। 1922 में अलेक्जेंडर फ्रेडमैन के द्वारा आते, चलो बट इसको मैं आगे बताऊंगा। अभी ना मैंने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताया कि आखिरकार कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही तो बताया। आगे हम बात करते हैं और आगे देखते हैं कुछ और थियरी भी हैं जिस आधार पर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति समझ सकते हैं। सम अदर कॉन्सेप्ट जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को बताएंगे। कुछ अन्य सिद्धांत, कुछ अन्य सिद्धांत जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं, जिस पर ब्रह्मांड आश्रित है, ठीक है, जिस पर ब्रह्मांड अस्तित्व में आया होगा, अस्तित्व में आया होगा, तो वो चीज भी समझिएगा थोड़ा। सम अदर थियरी की हम बात करते हैं, सम अदर थियरी, ठीक है, दैट माइट let the universe in existence, let the universe in existence, in existence कुछ अन्य थियोरियों की बात करते हैं जिसके हिसाब से हम मानते हैं कि यूनिवर्स अस्तित्व में आया होगा। धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले हमें देखने को मिलता है साम्य अवस्था जो है, स्टेडी स्टेट थियोरी होती है, जिसको हम बोलते हैं साम्य अवस्था सिद्धांत है। एक है साम्य अवस्था सिद्धांत है, पहली तो वो है, एक है साम्य अवस्था सिद्धांत। साम्य अवस्था सिद्धांत है आपका, इसका मतलब हुआ इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, या थियरी ही लिख लीजिए सीधा, थियरी। पॉइंट आता है कि ये थियरी किसके द्वारा दी गई थी, सिर्फ यही याद रखना, थॉमस गोल्ड, हरमन ब्रॉन्डी और फ्रेड हॉयल। नाम याद रखना ज्यादा जरूरी है। थॉमस गोल्ड पहला पर्सन है इसमें, दूसरा है हरमन ब्रॉन्डी, और तीसरे पर्सन का नाम है फ्रेड हॉयल। तो सही है नाम, ठीक है। इनका मानना है कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में था। इनका सिंपल है मानना, ये कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में था। क्यों था वो अपन लोग को नहीं पता, पर था। और अगर आप ये कहते हो कि ब्रह्मांड का विस्तार होता है, तो ब्रह्मांड का जब विस्तार होता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, लेकिन ब्रह्मांड का घनत्व हमेशा स्थिर बना रहता है। इनका कहना यह है, साम्यावस्था थियरी वालों का कहना यह है, ये कहते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा से अस्तित्व में था, हमेशा से था। जब जब ब्रह्मांड का विस्तार होता है, वो कहते हैं कि जब जब ब्रह्मांड का विस्तार होता है, जब जब ब्रह्मांड का विस्तार होगा, जब जब भी ब्रह्मांड का विस्तार होगा, नए पदार्थ बनेंगे, नए पदार्थ बनेंगे और इसका घनत्व बना रहेगा, इसका घनत्व समान रहेगा। तो इनका कहना यह है, साम्यावस्था थियरी का कहना यह है कि हां, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। इससे हमें यह निकल के आता है, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग बट एट सेम डेंसिटी, कि ब्रह्मांड बढ़ तो रहा है बट उसकी डेंसिटी सेम है। ठीक है, याद रखना, याद रखना। इसके बाद आपके एलन सैंडर्स भी हैं, वो भी कुछ अलग आदमी हैं। एक पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी होती है जिसको हम बोलते हैं दोलन सिद्धांत। इसका मतलब होता है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। एक आपका होता है पल्सेटिंग
यूनिवर्स थ्योरी भी है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, थ्योरी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी आपका मुद्दा ये है। इसको बोलते हैं डॉक्टर एलन सैंडेज, डॉक्टर एलन सैंडेज, इसको एलन सैंडेज बोलते हैं, एलन सैंडेज इसको बोलते हैं, मतलब जो इसके प्रतिपादक है। इनका कहना है कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन साइक्लिक, यूनिवर्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज साइक्लिक, यूनिवर्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज साइक्लिक, एंड कॉन्ट्रैक्शन इज साइक्लिक, साइक्लिक। इनका सिंपली कहना है कि सर इस पूरे ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन यह साइक्लिक है। जब बहुत अधिक सिकुड़ जाता है तो विस्फोट होता है। विस्तार और संकुचन, ब्रह्मांड का विस्तार और संकुचन साइक्लिक है, और संकुचन आपका क्या है, साइक्लिक है। संकुचन साइक्लिक है, या फिर साइक्लिक को हिंदी में बोल सकते हैं चक्रीय है, चक्रीय है। अधिक संकुचन पे बिग बैंग होती है, अधिक संकुचन पर ही कुचन पर विस्फोट होता है, होता है। और यही जो अधिक विस्फोट होता है यही कहलाता है आपका बिग बैंग, यही कहलाता है आपका बिग बैंग। क्या आप समझ पाए हैं? अरे कैम्ब्रियन विस्फोट के बारे में बताऊंगा, पहले रुक तो जा मेरे लाल। ठीक है, याद रखना। ओके, इसके अलावा आपको एक और प्रोसेस देखने को मिलता है जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आप में से एंशिएंट हिस्ट्री कौन कौन पढ़ा है मुझसे? एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े हो आप में से कोई मुझसे? मतलब पढ़े होंगे जनरली, आप एक ही बैच, तो एंशिएंट हिस्ट्री तो आप मुझसे पढ़े ही होंगे। बट एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर मैं बताता हूं आपको कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन आपका जो हुआ था उससे जीव जंतु पृथ्वी पर आए थे, लेकिन वो तो खाली अब से 13 करोड़ साल पहले हुआ था ना। चक्र का मतलब होता है बेटा साइक्लिक है, मतलब होता रहता, बनता रहता। मतलब आज पृथ्वी है वो खत्म हो गई, एक दिन खत्म होगी पृथ्वी। यार कैम्ब्रियन विस्फोट के बाद से पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये पृथ्वी बनने से भी पहले की बात है। हाँ, वही मैं बता रहा हूं कि यार जब आप मुझसे एंशिएंट इंडिया पढ़े होंगे तो उसमें मैंने ओरिजिन ऑफ ह्यूमन में आपको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में बताया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के बारे में ना बताऊं, आज तक मैंने ऐसा नहीं होने दिया। आप चौथा देख लेंगे यहां पर, अगला पॉइंट क्या है, नेबुलर हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब नेबुलर हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं निहारिका, निहारिका परिकल्पना। है ना, निहारिका परिकल्पना की अपन बात कर लेते हैं। पॉइंट आता है भाई, निहारिका परिकल्पना ये कब हुआ है? निहारिका परिकल्पना यह है इमैनुअल कांट और पियरे लाप्लास के द्वारा। मेरी बात को समझना, किसके द्वारा है? इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट और पियरे लाप्लास, लाप्लास।
लिख लीजिए, इमैनुअल, इमैनुअल, ठीक है, कांट और पियरे लाप्लास, लाप्लास। इनके द्वारा ये वाला पॉइंटर आता है आपका, इमैनुअल कांट और पियरे लाप्लास के द्वारा ये चीजें होती हैं। 1796 में यह आया था। नेबुला हाइपोथेनेसिस कब आता है? 1796 में। 1796 में यह आता है। इसके अंदर क्या बताया जाता है कि सौरमंडल का निर्माण गैस और धूल का एक घुलनशील निहारिका से हुआ है। इनका सिंपल है, इसका कहना सिंपल है, इनका कहना है कि भू जो आपका ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण, ये ब्रह्मांड के निर्माण को बड़े अलग तरीके से दर्शाते हैं, मतलब ये सबसे अलग थियरी है। ये कहते हैं कि सर इसके अंदर ब्रह्मांड का निर्माण तो बिग बैंग से हुआ है, लेकिन इसके अंदर ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है? इनका कहना है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है बिग बैंग से। लेकिन जब बिग बैंग हुआ, इनका कहना है कि बिग बैंग से हुआ है, लेकिन जब बिग बैंग हुआ तो इसमें सोलर सिस्टम कैसे बने? तो इनका यह है कि एग्जैक्टली ये ब्रह्मांड का निर्माण नहीं बताते। इनका कहना ब्रह्मांड का निर्माण तो ऐसे ही, ये ब्रह्मांड का विस्तार बताते हैं। ये बताते हैं ब्रह्मांड का विस्तार, इसका एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, वो पॉइंट है इनका। इनका पॉइंट है सिंपल, ये नेबुलर के बारे में बताते हैं कि एक्सपेंशन कैसे हुआ है। ये केवल विस्तार की चर्चा करते हैं, यह कभी भी यह ओरिजिन की चर्चा नहीं करते। इन्होंने जब जब चर्चा करी नेबुलर ने केवल चर्चा करी ब्रह्मांड के विस्तार पर। मेरी बात को समझना, देखो ओरिजिन के लिए सबसे अच्छा तरीका बिग बैंग के अलावा हो नहीं सकता, तो कोई और बिग बैंग के अलावा बात भी नहीं करता। इनका यह कहना है कि भाई बाकी चीजें कैसे बनी, तो ब्रह्मांड के विस्तार में ये बताते हैं सोलर सिस्टम को, कि सोलर सिस्टम कैसे बनता है। ये कहते हैं कि एक सितारा और उसके पास धूल के कण मिलकर ही, सितारा और धूल के कण मिलकर ही एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। तो इसमें जैसे सोलर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है, सोलर सिस्टम कैसे बना है, तो ये बताते हैं कि एक सितारा, एक स्टार, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं सोलर सिस्टम फॉर्म फ्रॉम ए रोटेटिंग नेबुला ऑफ गैस एंड डस्ट। सोलर सिस्टम मेड ऑफ, ये कहते हैं सोलर सिस्टम मेड ऑफ रोटेटिंग नेबुला, रोटेटिंग नेबुला एंड गैस एटम्स, गैस एटम्स। इनका कहना सिंपल है, इनका कहना है कि भाई सौरमंडल का जो निर्माण है वो गैस और धूल की निहारिका से हुआ है। इनका कहना है कि सौरमंडल निर्माण, सौरमंडल निर्माण, सौरमंडल निर्माण, ठीक है, गैस व नेब्यूला, नेब्यूला के घूर्णन से हुआ है। ये कहते हैं कि नेबुला, अब नेबुला क्या होता है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, आपके दिमाग में अब आ रहा होगा व्हाट इज नेबुला। देख नेबुला को मैं समझाऊंगा आगे, बट मैं सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बताया, सौर मंडल के बारे में मैंने बताया। सौर मंडल निर्माण गैस व नेबुला के घूर्णन से हुआ है। जब नेबुला के आसपास गैस के कण घूमते हैं, धूल के कण घूमते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो आपको यहां पर यह कहलाती है। परफेक्ट है। एक बच्चा पूछा पियरे का मतलब क्या होता? अब मेरे चचा, पियरे का कोई मतलब नहीं होता, राइट। ये यहाँ पे केवल निर्माण को दर्शाते हैं। ये दो पर्सन से जिन्होंने ये थियरी दी थी, नाम है पियरे, ठीक है। थोड़ा यार, थोड़ा मेरे पे ऐसे रहम वहम खा नहीं सकते तुम, छोटे मोटे रहम तो खा ले करो। या आज इस मास्टर का दिमाग भस्म नहीं करना है, पर नहीं मजा आता है तुम्हें भी है।
मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात के बारे में समझाता हूँ आपको। थोड़े थोड़े पॉइंटर्स आपके यहाँ निकल के आते हैं कि मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन करता चलूं। अब ये पॉइंटर्स होते क्या हैं वो भी मैं बता देता हूँ। देखो, कई बार अगर आप समझोगे तो आपको कुछ फैक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। आपको कुछ फैक्ट देखने को मिलेंगे और वो फैक्ट क्या होंगे वो समझिए। कुछ फैक्ट हैं जो आपके ब्रह्मांड के बारे में है। ब्रह्मांड के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन होता रहता है और पेपर में ना ये सीधे सवाल आते हैं। जो चीजें मैंने अभी आपको बताई ये तो हाई लेवल एग्जामिनेशंस में आती हैं, बट ये जो चीजें हैं ये पेपर में आपकी कभी कभी पूछ ली जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रह्मांड का डायमीटर कितना है, तो 10 की घात 10 लाइट ईयर ब्रह्मांड का क्या है, डायमीटर है। 10 की घात 10 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइट ईयर का मतलब होता है कि जो आपकी प्रकाश की चाल से एक वर्ष में चली गई दूरी, ठीक है, पारसेक बोलते हैं इसको। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? प्रकाश की चाल से एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश की चाल से एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में चली गई दूरी, चली गई दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की चाल से एक वर्ष में चली गई दूरी। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 लाइट ईयर। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट, इसको आप पूरे ध्यान से लिखना बच्चे। डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1, डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब वो भी 10 की घात 10 है, मतलब एक के आगे 10 जीरो। एक के आगे कितनी जीरो? 10 जीरो। अब खुद सोच के देखो, एक के आगे 10 जीरो का मतलब होगा 1000 करोड़। 1000 करोड़ साल में लाइट की जितनी दूरी तय करती है, इतना डायामीटर है पूरे ब्रह्मांड का। अब सोच के देख लो, दिमाग फट जाएगा। माना जाता है ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे मौजूद हैं। एक लाइट ईयर में आपको बता दूं, एक प्रकाश वर्ष में कितने माइल्स होते हैं या कितने किलोमीटर होते हैं, तो 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10 की घात 12 किलोमीटर। 10 की घात 12 किलोमीटर। किलोमीटर में तो भाई क्या ही बताऊं। ये आपका डिस्टेंस दिया गया है। एक स्पेस यूनिट में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी यानी 1.49 मल्टीप्लाई 10 की घात 8 किलोमीटर एरिया होता है। एक पारसेक में क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक में होते हैं। और प्रकाश की गति क्या होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये प्रकाश की गति है। प्रकाश एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकता है। यह प्रकाश की गति है। ठीक है, याद रखना। ये मैंने जितने भी फैक्ट आपको बताए, ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए, किसके बारे में बताए थे? सो दीज ऑल फैक्ट वर अबाउट द यूनिवर्स। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट थे यूनिवर्स के बारे में। समझ में आए हैं तो थोड़ा मोटा बता दोगे? हाँ जी माट साहब, यूनिवर्स के बारे में समझ में आ गया। अब मैं गैलेक्सी की स्टार्टिंग करता हूं, क्योंकि यूनिवर्स में सबसे नीचे आती है गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी में आते हैं सोलर सिस्टम। यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी आती है। गैलेक्सी यूनिवर्स का ही एक हिस्सा होगी। ठीक है, याद रखना। यूनिवर्स के अंदर सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो गैलेक्सियों के द्वारा कवर किया जाता है, आकाशगंगा के द्वारा कवर किया जाता है। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी, गैलेक्सी। ठीक है, अब सबसे पहले एक पॉइंट आएगा जो आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर जैसे गैलेक्सी के बारे में आप बात बता रहे हो, गैलेक्सी होती क्या है? तो सर बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के सहारे
मतलब ये एक मैसिव स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्टार्स, नेब्यूला, इंटरस्टेलर गैस, डस्ट, डार्क मैटर जो ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़े होते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा संगठित, आप लिख सकते हैं हिंदी में, गुरुत्वाकर्षण द्वारा संगठित, गुरुत्वाकर्षण द्वारा संगठित तारों, निहारिकाओं, अंतरतारीय गैसों, धूल और डार्क मैटर से, अंतरतारीय गैसों, धूल तथा डार्क मैटर से बनी एक संरचना, धूल तथा डार्क मैटर से बनी एक संरचना, एक संरचना। ये चीज आपकी गैलेक्सी कहलाती है। समझ में आई बात? दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज गैलेक्सी। ये गैलेक्सी है मेरे लाल। क्या है गैलेक्सी? एक मैसिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। मैसिव स्ट्रक्चर है। कंपोज किसका होता है? कंपोज ऑफ स्टार, ठीक है, नेब्यूला, डस्ट पार्टिकल, डार्क मैटर, इन ग्रेविटी पुल। ग्रेविटी पुल की वजह से, खिंचाव की वजह से जो तैयार होते हैं वो कहलाता है अपना आकाशगंगा। दैट इज नोन एज गैलेक्सी। वो चीज आपकी गैलेक्सी कहलाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, पहली बार गैलेक्सी को ऑब्जर्व किसने किया? फर्स्ट ऑब्जर्वर कौन था? दैट वाज गैलीलियो। फर्स्ट ऑब्जर्वर कौन था? प्रथम खोजकर्ता कौन था? दैट वाज गैलीलियो। बहुत बार नाम सुना होगा आपने गैलीलियो का, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, दूसरा है कि अब ये भी पूछ लेते हैं कि भाई सबसे छोटी गैलेक्सी कौन सी? सबसे बड़ी गैलेक्सी का हमें नहीं पता है, लेकिन जो ड्वार्फ गैलेक्सी होते हैं, एक तरीके से देखा जाए, जो ड्वार्फ गैलेक्सी होते हैं, गैलेक्सी को मंदाकिनी भी बोलते हैं, राइट? ड्वार्फ गैलेक्सी जो होती है वही सबसे छोटी है। ठीक है, आकाशगंगा का डायमीटर कितना होता है? 80,000 से लेकर और तकरीबन 1.5 लाख लाइट ईयर। मैं आपको बता दूं, पहली बार इन्होंने देखा था, ही सॉ फर्स्ट टाइम, इन्होंने पहली बार देखा था अपने टेलीस्कोप से। इन्होंने पहली बार देखा था 16th सेंचुरी ने पहली बार देखा था। इनको पता लगा था कि भाई गैलेक्सी जैसी चीजें भी होती हैं। अब मेरी बात को समझना, ठीक है, कि अगर मैं आपको यहीं पर कहना चाहूं कि बेटा गैलेक्सी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, छोटी ड्वार्फ मंदाकिनी थोड़ी छोटी होंगी। डायमीटर इसका कितना होगा? 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर। डायमीटर कितना होगा? 80,000 से लेकर 1.5 लाख, ठीक है, किलोमीटर। 1.5 लाख किलोमीटर इसमें इसका हिसाब किताब रहेगा। हमारी सौर प्रणाली जो है ये कहां पर है? आर सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है? वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, यहीं बता देता हूं, आर सोलर सिस्टम कहां पे? आर सोलर सिस्टम इज इन, हमारा सोलर सिस्टम किस में है? सर जी, हमारा जो सोलर सिस्टम है सर वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। मिल्की वे गैलेक्सी में है सर। मैं ठीक है भाई, ठीक है, याद रखना, वो मिल्की वे गैलेक्सी में, हम मिल्की वे गैलेक्सी में, ठीक है। चलो, तो स्फीति का सिद्धांत नहीं पढ़ना यार, स्फीति का सिद्धांत इतना जरूरी नहीं है।
कोई बच्चा स्फीति का सिद्धांत पढ़ना चाहता है तो एलन गुथ का था वो। उनका कहना यह था कि बिग बैंग सिद्धांत का एक तरीके से संशोधित रूप था, जिसमें प्रारंभिक क्षण में ब्रह्मांड का विस्तार सामान्य से कई गुना तेजी से हुआ था। उसको बेसिकली इन्फ्लेशन थियरी बोलते हैं कि शुरुआत में तेजी से हुआ, ब्रह्मांड धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत तेज नहीं हो सकता। ठीक है, ये मैंने आपको आकाशगंगा के बारे में बता दिया, गैलेक्सी के बारे में बता दिया। अब कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई हमारी गैलेक्सी के नजदीक में कौन सी है, तो सैगिटेरियस है, ठीक है, कैनस ड्वार्फ है, तो सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ठीक है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के पास कौन सी गैलेक्सी आपको दिखाई देती है, ये चीज आप यहां याद रख लेना। कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, सबसे बड़ा ज्ञात आकाशगंगा जो अभी तक हमें पता है वो IC 1101 है, आज की डेट में सबसे बड़ी हमें पता है। स्थानीय समूह लोकल ग्रुप, लगभग 30 आकाशगंगा का समूह जिसमें मिल्की वे भी शामिल है, उसे लोकल ग्रुप कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के केंद्र से दूरी 25,000 किलोमीटर स्क्वायर है। निकटतम आकाशगंगा आपकी सैगिटेरियस ड्वार्फ लैप्टिकल है और कैनिस मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी है। ये गैलेक्सियां हैं जो हमारे बहुत नजदीक में है। ठीक है, हालांकि आप लोग इसको नोट कर लेना बच्चे, इससे आगे कल की क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कल की क्लास में आपको क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे पहले कि भैया यहां पर ये तारे क्या होते हैं, ये निहारिका क्या होती हैं, ये अंतर तारीय गैसें क्या होती हैं, धूल क्या होती है, डार्क मैटर क्या होता है। कल मैं ये वाली चीज पढ़ा के और कल ही सोलर सिस्टम भी खत्म कर दूंगा। तो आज मैंने यूनिवर्स की स्टार्टिंग देखी, इसके बारे में थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़ाए और उसके बाद हम बात करेंगे नेबुला के बारे में, स्टार्स के बारे में, डार्क मैटर के बारे में, डस्ट पार्टिकल्स के बारे में, मिटियोर के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब किसी बच्चे को कोई डाउट रह गया हो, किसी बच्चे को कोई बात करनी हो, किसी बच्चे को कुछ पूछना हो, तो भाई जी पूछ भी लो आप, मुझे तो कोई समस्या ही नहीं है। सर आप कभी मैथिली में नहीं बोलते, यार मैथिली आप सिखा दोगे, मैं सीख जाऊंगा। सरपंच साहब राम राम भाई, गोलू के ढंग से। अच्छा एक बात और, क्रिकेट के लिए बेटा, क्रिकेट के लिए अगले मंथ खेलेंगे अपन लोग क्रिकेट, मजाक से हटके। हाँ इसका आपको मिल जाएगा। अच्छा एक बात और, अभी ना मैंने एक वीडियो डाली है, वो वीडियो आप सब लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। आपकी इच्छा है, देखना चाहो ना देखना चाहो वो आपकी इच्छा है, बट देखना मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा जरूरी बनेगा। रीजन बता रहा हूं कि आप लोगों को कैसे मीडिया बेवकूफ बनाती है। मैं नहीं चाहता कि कल को आपको मीडिया बेवकूफ बना दे, है तो अब मैंने यहां पर यह बताया कि मीडिया आप लोग को कैसे बेवकूफ बनाती है। आप यहां पर सर्च करेंगे, ठीक है, हाउ मीडिया फूल अस बाय जीत राणा, फूल अस डिकोड विद राणा, डिकोड विद राणा आप सर्च कर देना। तो चाहे तो डायरेक्टली आप डिकोड विद राणा भी सर्च कर लेना, यहां पे भी आ जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको मैंने बताया है कि आखिरकार जो मीडिया है वो पागल कैसे बनाती है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मैंने बताया कि कैसे क्या होता है ना। तो ये चीज आप देखोगे आपको पूरा मजा आ जाएगा कि मीडिया का क्या चल रहा है, हिसाब किताब। हो पाए तो देख लेना और बाकी लोगों को भेज देना। वर्ल्ड ज्योग्राफी का PDF आपको मिल जाएगा, कोई और समस्या है तो वो भी बता देना। लाइक करने से काम नहीं चलेगा, पूरा वीडियो देखना। कल मिले हम। जय हिंद, वंदे मातरम।